फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री। क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर है 6। नाम है उसका चैप्टर नंबर 6। नाम है देश की जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। आइए हम लोग इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने वाले थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों का कि कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। आइए हम लोग देखते हैं भाषाविद किसको कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और विद्यार्थी हो। विद्यार्थी मतलब कुछ न कुछ जो सीखते रहता है ज़िंदगी भर, उसको विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, भाषाविद का ये मतलब था। आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक। अंग्रेज़ शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पहले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता से आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद का मतलब हम समझा चुके हैं पीछे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत से भाषाओं का जानकारी हो और उस भाषा का वो विद्यार्थी हो। विलियम जोन्स के बारे में बात हो रहा है। ये एक भाषाविद थे। कब आए थे? 1783 में, है ना। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ऑक्सफोर्ड में कौन से भाषा का अध्ययन किया था? ग्रीक और लैटिन। ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। कौन? विलियम जोन्स के बारे में बात हो रही है। आइए शुरू करते हैं। लैटिन भाषा वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त थे अरबी सीखने। देखिए विलियम जोन्स है ना, अरबी भाषा सीख रहे हैं। अपने दोस्त ये अरबी भाषा सीख रहे हैं। अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। अरबी तो सीख ही चुके थे, साथ में फ़ारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ और उनके व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में इन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियाँ रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं की अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे।
वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मान्यता था कि हिंदुओं और मुसलमानों का असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय सांस्कृतिक अभिभावक मालिक दोनों भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिम ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मान्यता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और आदर व महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों को शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज ये चित्र दिया गया वारेन हेस्टिंग का ये स्मारक है। रिचर्ड वेस्टमार्ट द्वारा 1830 में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल में इस तस्वीर को पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादी के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय